नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं अप्सपा यानी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 के बारे में। आप लोग जानते हैं कि नागालैंड में जो सोमवार की घटना हुई यानी कि 6 दिसंबर 2021 को आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा व्हीकल पर जिस पे माइनर्स सवार थे यानी कि जो कोल माइनिंग में काम करते थे वैसे लोगों पर फायरिंग कर दी गई और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। वो लोग बहुत ही इनोसेंट लोग थे, कोल माइनर्स थे, कोई मिलिटेंट नहीं थे। तब से ऐसी मांग चल रही है कि जो अप्सपा है, जो कानून है 1958 का, इसको रद्द कर दिया जाए। संसद भवन में भी इसकी आवाज़ उठी, उसके बाद होम मिनिस्ट्री के द्वारा जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। अब देखिए कि जो अप्सपा जो कानून है ये कब आया था, हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये ओरिजिनली अपने ओरिजिनल रूप में ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था और ये 1942 का जो आंदोलन छिड़ा था, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके रिस्पॉन्स में अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था। बाद में जब भारत स्वतंत्र हुआ फिर भी इसको रिपील नहीं किया गया और इसको नए फॉर्म में एक ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश के द्वारा लाया गया और उसको 1958 में एक कानून के तहत इसको नोटिफाई कर दिया गया। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ये ताकत होती है कि वो किसी भी राज्य में, पूरे राज्य में या उसके कुछ एक भाग पर ये कानून को एस्टेब्लिश कर सकती है, वहाँ पे ये कानून लगा सकती है। या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा जो स्टेट के गवर्नर होते हैं उनको भी ये पावर दी गई है कि वो भी पूरे स्टेट या फिर स्टेट के कुछ ऐसे भाग जहाँ पर इसकी ज़रूरत है वहाँ पे ये लगा सकते हैं। अब ये लगाने के लिए एक एरिया डिसाइड किया जाता है और इस कानून में लिखा गया अंडर सेक्शन 3 ऑफ द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट कि वो एरिया जहाँ पर नोटिफाई किया गया है उसको एज ए डिस्टर्ब्ड एरिया, तो एज ए डिस्टर्ब्ड एरिया अगर उसे नोटिफाई कर दिया गया है तो वहाँ पर अप्सपा लगाया जा सकता है। अभी अप्सपा में जो फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस है, उनको इतनी ज़्यादा पावर मिल जाती है कि कभी कभी उसका दुरुपयोग भी सामने आया है। तो इसके अंतर्गत देखिए कि आप कैसे कैसे पावर दिए गए हैं आर्म्ड फोर्सेस को। जो पहला पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति जो कि कानून का उल्लंघन कर रहा हो या फिर अपने साथ आर्म्स कैरी कर रहा हो या किसी भी तरह का आर्म्स कैरी कर रहा हो उस पर वो फायर कर सकते हैं अगर उनको थोड़ा सा भी शंका हुआ तो देखिए कि आप एक शंका के तौर पर और पूरा विस्तृत ना जानकारी के तौर पे भी वो क्या कर रहे हैं, फायर कर दे रहे हैं और यहाँ तक कि उनको मार भी सकते हैं। ठीक है। दूसरा पावर यहाँ पर यह है कि उनको विदाउट एनी वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। ये पावर दी गई है किनको? ये पावर दी गई है अगेन आर्म्ड फोर्सेस को। तीसरी कि वो किसी भी घर में जाकर, किसी के प्रीमाइसेस में जाकर सर्च कर सकते हैं विदाउट एनी सर्च वारंट। आपने सुना होगा, मूवीज़ में देखा होगा कि पुलिस आती है तो सबसे पहले उससे पूछा जाता है कि आपके पास सर्च वारंट है क्या, यानी कि हमारे घर में आप सर्च करने आए हैं, कुछ चीज़ खोजने आए हैं, क्या आपने कोर्ट से कोई ऑर्डर लेकर आए हैं आप कि आप हमारे घर में सर्च कर सकें। तो यहाँ पर वारंट की ज़रूरत नहीं है उन्हें सर्च करने की, कोई कोर्ट की आदेश की ज़रूरत नहीं है। वो अपने हिसाब से बिल्कुल एक रीजनेबल सस्पेंशन के हिसाब से वो आके सर्च कर सकते हैं या रीजनेबल सस्पेंशन के आधार पे, सस्पेंस के आधार पे, जो अगर उनको सस्पेंशन कुछ ऐसा मिले, कुछ ऐसा जानकारी मिले, उसके आधार पर वो आप आकर अरेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इनको पावर दी गई है कि ये इतना ज़्यादा बड़ा पावर है कि अगर मान लीजिए कि इनसे कोई गलती भी हो जाती है फिर भी इनकी अरेस्ट नहीं की जाएगी। इनको पूरी ब्लैंकेट इम्प्यूनिटी दी गई है सिक्योरिटी पर्सनल्स को, यानी कि इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। कार्रवाई सिर्फ एक कंडीशन में की जा सकती है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ये परमिशन दे कार्रवाई की, तभी इन पे कोई एक्शन लिया जा सकता है। तो आप देखिए कि कितना ज़्यादा ये पावर देता है आर्म्ड फोर्सेस को, और इतनी ज़्यादा पावर जब दी गई है तो इसके दुरुपयोग भी देखे गए हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ ये पावर के साथ कुछ थोड़ा बहुत लिमिटेशंस भी दिए गए हैं, जैसे कि ओपन फायर टू किल जो इनको पावर दी गई है कि अगर कोई आर्म्ड फोर्स ये देखे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन आर्म्स ले जा रहा है या कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उन पे वो गोलियां चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको एक वार्निंग दी जानी चाहिए कि अगर कोई लेके जा रहा है तो उसको पहले वार्निंग दे, उसके बाद फायरिंग करे। ये एक थोड़ी सी लिमिटेशन है इसमें, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये जो अरेस्ट होगा तो अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के भीतर ये लोकल पुलिस को या वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ की पुलिस लॉ एंड ऑर्डर देखती है, जो सिविल फोर्सेस हैं, उनको हैंड ओवर कर दिया जाना चाहिए जिस भी व्यक्ति का अरेस्ट हुआ है।
नेक्स्ट यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि ये ब्लैंकेट इम्प्यूनिटी जो दिया गया है इनका सिक्योरिटी फोर्सेस को, तो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आदेश करती है कि इनके खिलाफ जांच की आदेश करती है तो इन पर जांच कमेटी बैठाई जाएगी। नेक्स्ट है कि यहाँ पर जो भी अगर ये काम करने जा रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन कहीं पे इनको इन्फॉर्मेशन मिला है और उस हिसाब से उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो कहीं पे ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो इनकी जानकारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देनी पड़ेगी इन्हें। और वहाँ पे जो लोकल जो लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ पर लोकल लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन को इनको वो जानकारी देनी पड़ेगी और उनके कॉरपोरेशन में ही ये काम कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली काम, स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते हैं। ये भी इस कानून में थोड़ी सी लिमिटेशन लगाई गई है। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है, मैंने बार बार आपको बोल रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इनका दुरुपयोग भी होता है और इसी दुरुपयोग के कारण कमिटीज़ भी बनाई गई हैं और इनसे रिपोर्ट मांगी गई हैं कि क्या हमें AFSPA को कंटिन्यू करना चाहिए। तो इसी में 2004 में यूपीए गवर्नमेंट थी उस समय, यूपीए गवर्नमेंट में एक कमेटी बनाई गई, जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी। इस कमेटी का ये जो रेड्डी कमीशन जो है, ये कमीशन का इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी 2005 में और इसमें इन्होंने कहा कि जो AFSPA है वो एक हथियार बन गया है सिविल लिबर्टी को ऑपरेस करने का, यानी कि सिविल जो लिबर्टी है, जो स्वतंत्रता है लोगों के पास, उसको दबाने का एक हथियार बन चुका है। एक हथियार के रूप में देखा जा रहा है, एक हथियार के प्राय के रूप में देखा जा रहा है और इसीलिए इसको रिपील कर देना चाहिए। यानी कि रेड्डी कमीशन का ये रिपोर्ट था कि AFSPA को रिपील कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। वहीं सेकेंड ARC जो रिपोर्ट है, आप लोग जानते हैं कि जो UPSC या फिर किसी भी सिविल सर्विस के आप तैयारी कर रहे हैं उसमें सेकेंड ARC रिपोर्ट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसकी जो रिकमेंडेशन है। सेकेंड ARC रिपोर्ट ने भी रेड्डी कमीशन के जो फाइंडिंग्स थे उसको अपहेल्ड किया और उसको सपोर्ट किया, यानी कि ये भी मानती है कि AFSPA को रिपील यानी कि रद्द कर देना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो हमारे जो फॉर्मर जो होम सेक्रेटरी थे GK पिल्लई, इनके द्वारा भी इसकी रिपील की कवायद की गई और इसको बोला गया कि हाँ कि इसको रद्द कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक इसको रद्द नहीं किया गया है। इसी वजह से हमने देखा कि नागालैंड में ऐसी घटना घटी। नेक्स्ट कि जो P चिदम्बरम है, जो पहले हमारे होम मिनिस्टर हुआ करते थे यूपीए गवर्नमेंट में, उन्होंने भी बोला था कि अगर मान लीजिए कि अभी रिपील किया नहीं जा सकता है इसको, तो कम से कम इसको संशोधन करके इसको जो पावर्स को है उसको कम कर दिया जाए। ठीक है, अब देखिए कि इसके मिसयूज की घटनाएं कैसी कैसी घटनाएं घटी हैं और उस पर कौन कौन से कार्रवाई हुए हैं। तो इसकी मिसयूज की घटना 2009 में एक घटना घटी जिसमें 6 इनकाउंटर सामने आया और उस इनकाउंटर को जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए और पाया गया कि वो 6 के 6 इनकाउंटर वो फेक इनकाउंटर थे। तो आप देखें कि किस तरह से मिसयूज किया जा रहा है इस जो पावर का आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा मिसयूज किया जा रहा है। ठीक है, इससे हम मना बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर एक और घटना घटती है जहाँ पे SIT बैठाता है सुप्रीम कोर्ट और उसमें देखा जाता है कि वहाँ पर जो आर्मी मेजर थे विजय सिंह, उनको दोषी पाया जाता है और उनको सज़ा भी होती है। तो देयर आर सम इंसिडेंट जहाँ पे इसका मिसयूज हुआ है और वो प्रूफ भी हुआ है और ये कोर्ट के सामने ही प्रूफ हुआ है। 2018 में इनको गिरफ्तार किया गया, आर्मी मेजर थे जो विजय सिंह। ठीक है, एक किलिंग केस में इनको गिरफ्तार किया गया और वो फेक इनकाउंटर था। ठीक, अब इसकी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या, यानी कि ये संविधात्मक है कि नहीं, संविधान के सम्मत है कि नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई भी नियम कानून संसद भवन द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है तो उसमें सबसे पहले संवैधानिकता जो है वो देखी जाती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी देखी जाती है कि वो संविधान सम्मत है कि नहीं। तो ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट के पास गया था कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक किया जाए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लोगों ने ऐसा एलिगेशन लगाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 जजों की एक बेंच बैठी थी जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बोलते हैं, और उन्होंने इसके कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को अपहेल्ड किया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन नहीं करता है। अगर ये वायलेशन करता तो इसको नल एंड वाइड करार दे सकता था सुप्रीम कोर्ट और वहीं पे ये निरस्त हो जाता। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के तौर पर इसको निरस्त नहीं किया है।
हाँ, अब गवर्नमेंट के पाले में ये गेंद है कि वो चाहे तो इसको निरस्त कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए और उन्होंने पहला रेस्ट्रिक्शन ये बोला कि ये जो आफ्सपा है, जहाँ पर ये बोला जाता है कि डिस्टर्ब्ड एरिया का जो डेजिग्नेशन दिया जाता है और वहाँ पर आफ्सपा लगाया जाता है। अभी हमने बताया था स्टार्टिंग में कि डिस्टर्ब्ड एरिया का टैग दिया जाता है और उसके बाद जिसको भी डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया गया वहाँ पे आफ्सपा लगाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट, स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करने के बाद ही आप किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकते हैं, यानी कि आपको स्टेट गवर्नमेंट को साथ में लेना पड़ेगा। ठीक है, आप आर्बिट्रेरी नहीं कर सकते, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद चाहे तो उसको डिस्टर्ब्ड एरिया अकेले ही घोषित नहीं कर सकते, उसको स्टेट गवर्नमेंट को ये जानकारी देनी पड़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट से सलाह लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि ये जो आफ्सपा है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्प्रोरी पीरियड के लिए होना चाहिए, कुछ एक खास समय के लिए होना चाहिए, जब तक कि वहाँ पर से नॉर्मलेंसी जो इस्टेब्लिश ना हो जाए, यानी नॉर्मल सिचुएशन वहाँ पर इस्टेब्लिश ना हो जाए तब तक वहाँ पे लगाया जा सकता है। उसके बाद उसको हटा दीजिए, ये नहीं कि आपने लगा दिया और परमानेंट ही उसको बनाए रखे हुए हैं। तीसरी बात इन्होंने ये बोला कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो आर्म फोर्स के द्वारा टेक ओवर नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को आपने टेक ओवर कर लिया और वहाँ पे सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। वहाँ पे जो डीएम है वो अपना काम करेगा, डीएम के जो पावर्स हैं वो अपना पावर एक्सरसाइज करेंगे, उनके पावर को आप टेक ओवर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि इन्होंने बोला कि जो ऑफिसर्स हैं उनको चाहिए, जो आर्म के ऑफिसर्स हैं, आर्म फोर्स के ऑफिसर, उनको चाहिए कि वो ये बात का ख्याल रखें कि अगर वो कोई कार्रवाई कर रहे हैं, कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें सब मिनिमम वो फोर्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, वो ये देखें कि कितना मिनिमम हम फोर्स का इस्तेमाल करके उस चीज़ को नॉर्मल सिचुएशन में ला सकते हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट आप फायरिंग ही कर दें। और मैंने आपको बताया था कि ये कानून में भी है सेक्शन 3 में कि आपको पहले वार्निंग देना है। अब ये जो नागालैंड वाली जो घटना घटी है उसमें आर्म्ड फोर्सेस ने तो ये कहा है कि हमने वार्निंग दिया था और जो गाड़ी थी वो स्पीड हो चुकी थी और भागने की कोशिश में थी, तभी हमने फायरिंग किया। लेकिन उसमें से 2 लोग जो हैं ऐसे हैं कि बच गए हैं और अभी हॉस्पिटल में हैं। उनका कहना यह है कि कोई हमें वार्निंग नहीं दिया गया, हम जा रहे थे, अपने व्हीकल में थे और हमने कोई भागने की कोशिश नहीं की थी। ठीक है, संसद भवन में भी होम मिनिस्टर ने यही बात रखी कि उन्हें वार्निंग दी गई थी। अब इस पर जांच कमेटी बिठाई गई है, अब जांच में जो भी आता है सामने वो सामने आएगा, हमें कोई ऐसा ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात तो समझ में आती है कि इसमें बहुत सारे ऐसे पावर्स दिए गए हैं आर्म फोर्सेस को जिसको चेक करना चाहिए। अगर मान लीजिए इसको रिपील नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत जगहों पर जो माओइस्ट एक्टिविटीज़ होती है, नक्सल एक्टिविटीज़ होती हैं, बॉर्डर जो कंट्री है, जैसे कंट्रीज़ है, वहाँ से हमें नुकसान होता है, वहाँ से हमें ख़तरा होता है, तो उन स्टेट्स में हम कुछ पार्ट्स पे लगाते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर हमारे कंट्री में 6 राज्यों में आफ्सपा लगा हुआ है। कौन कौन से हैं वो? जब मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, असम है, जम्मू कश्मीर है एंड कुछ पार्ट्स जो हैं अरुणाचल प्रदेश के, वहाँ पर आफ्सपा अभी भी लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर कहीं ज़रूरत है तो वहाँ लगाई जानी चाहिए, लेकिन इसमें अभी संशोधन की ज़रूरत है। ठीक है, इस पर गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए अगर वो रिपील नहीं करते हैं तो। आपको बता दूं कि इसको रिपील के लिए मणिपुर की एक एक्टिविस्ट थी जिनका नाम था इरोम शर्मिला। उन्होंने 16 वर्षों तक भूख हड़ताल किया इसके रिपील के लिए, लेकिन अभी तक ये रिपील नहीं हुआ। तो हमें सोचना चाहिए कि हम इसको किस रूप में अपने आर्म्ड फोर्सेस को दे रहे हैं, क्योंकि इसकी जो मिसयूज की घटनाएं बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगाए जाते हैं। यहाँ तक कि फेक इनकाउंटर का तो मैंने बताया ही, वो प्रूफ भी हुआ है, और साथ ही साथ रेप्स की भी घटनाएं घटी हैं कि आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा बहुत सिविलियंस ने ऐसा एलिगेशन लगाया है कि आर्म्ड फोर्स अपना ये पावर का गलत मिसयूज करके वहाँ पर रेप की घटनाएँ भी घटी हैं। तो इस पर हमें विचार करना चाहिए। ठीक है, मैंने एक समग्र आपको बता दिया है कि ये क्या है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इससे आप अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपना नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ये रहा था आज का टॉपिक, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा शेयर करें। थैंक यू।